हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे। चलिए, पेपर आने वाले हैं बच्चों, पेपर आने वाले हैं बच्चों। तैयारी तुम कुछ तो कर लो, तैयारी तुम कुछ तो कर लो। सैंपल पेपर सॉल्व तुम करना, सैंपल पेपर सॉल्व तुम करना, और अच्छे नंबर लाना रे बच्चों, अच्छे नंबर लाना रे बच्चों, नंबर लाना। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस सैंपल पेपर नंबर 4 2021-2022 का। चलिए, प्लीज स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर जरूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दें। नो अदर पॉइंट, नो अदर डिस्कशन, ओनली क्वेश्चन आंसर। चलिए, अब इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एक्सप्लेनेशन कुछ पुरानी वीडियोस में मिल जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं आपके सैंपल पेपर नंबर 4 जो सीबीएसई ने रिलीज किया है। फर्स्ट, ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर। कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है, कॉपर के ऊपर एक ग्रीन कोटिंग हो जाती है, और वो ग्रीन कोटिंग जो है वो किसकी वजह से होती है? कोरोजन की वजह से। किसकी वजह से? कोरोजन की वजह से। इसकी मतलब जब कॉपर को एयर में इंटरैक्ट विद द एयर तो उसके अंदर क्या होता है? स्लो डिस्ट्रक्शन होता है, और उसका अंदर क्या होता है? कोटिंग चढ़ जाती है उसकी। कौन सी कोटिंग? ग्रीन कलर की कोटिंग। इसका मतलब वो कॉपर एयर में किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? एक कंपाउंड बनाता है। उस कंपाउंड का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। और उस ग्रीन कंपाउंड का नाम क्या है? सोचिए, कार्बन, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर सल्फाइड। आइडिया लग गया होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? या तो कॉपर कार्बोनेट या कॉपर बाई कार्बोनेट। तो आंसर क्या है हमारे पास? ए, कॉपर कार्बोनेट। तो ग्रीन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट या अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर व्हेन इट एक्सपोज टू द एयर। जब उसे एक्सपोज करते हैं एयर में तो उसके ऊपर ग्रीन कंपाउंड वो कॉपर कार्बोनेट बनता है। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। द सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। हमने पढ़ा है कि एनारोबिक रिएक्शन मीन एनारोबिक रेस्पिरेशन विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन विल टेक प्लेस। तो इसमें से कौन सा सीक्वेंस करेक्ट है? तो हमने पढ़ा है पहले ग्लूकोज। सबसे पहले क्या पढ़ा है? ग्लूकोज। ग्लूकोज किसमें चेंज होता है? पाइरूवेट में चेंज होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। और इसने क्या पूछा है? ईस्ट में। तो ईस्ट में इसी साइटोप्लाज्म में वो क्या होता है? पाइरूवेट कन्वर्ट होता है किसमें? लैक्टिक ओ सॉरी इथेनॉल में। किसमें? इथेनॉल में। इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कहां पर? साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब साइटोप्लाज्म में एनारोबिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रिएक्शन विल टेक प्लेस। साइटोप्लाज्म में ही हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रिएक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिएक्शन होता है, लेकिन मसल्स में हमारा कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। और वो क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? ग्लूकोज। साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है, पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है, और वो पाइरूवेट किस में कन्वर्ट होता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। कहां पर? इन साइटोप्लाज्म में। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? डी ऑप्शन है। तो सेकंड का ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल मैटर का सड़ना, डिकम्पोज होना, और वो उसका किसमें? कंपोस्ट में बदलना। जब वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज होते हैं, टूटते हैं, और वो कंपोस्ट बनाते हैं। ज्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मोस्ट, नॉट 100%, लेकिन वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोज होकर कंपोस्ट में कन्वर्ट होना, वो जो कंपोस्ट है दैट रिलीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जिसमें एनर्जी रिलीज होती है वो कौन सा रिएक्शन होता है? देखिए जरा, सोचिए, किसमें एनर्जी रिलीज होती है? कौन सी रिएक्शन में? एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक में,
रेडॉक्स रिएक्शन में या कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, द image means where the two rays either actually intersect after producing of a concave mirror। concave mirror आपने पढ़ा है, converging mirror is observed virtual, erect and larger than the object। concave mirror में जो image है virtual, erect और object से बड़ा होता है। तो where should be the position of the object? object की position कहाँ होनी चाहिए बताइए जरा। जहां कहां पर ऑब्जेक्ट की पोजीशन होनी चाहिए ताकि इमेज वर्चुअल बने, इरेक्ट बने और क्या बने, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां होती है, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी ये हमारा पोल है। इसमें क्या बनता है, इमेज क्या बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू द फोकस। और दूसरा किससे, पोल से। तो ये आएगा तो दैट विल बी कन्वर्ज, यहां पर होंगे तो यहां पर क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी। और ये क्या बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां है, बिटवीन पी एंड एफ, पोल एंड फोकस के बीच में। कौन सा है, बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नो। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस। तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए, इन ए सलेवरी एमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन अवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर एक सलेवरी एमाइलेज है और वो रिलीज करता है किस, कौन, सलेवरी ग्लैंड्स, जो जिसमें क्या होता है, सलाइवा, एंड दैट सलाइवा कंटेन द सलेवरी एमाइलेज। उस सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज होता है और वो सलाइवा हमारा सलेवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। इफ द सलेवरी एमाइलेज इज लेकिंग ऑफ सलाइवा इन सलाइवा में अगर सलाइवरी एमाइलेज कम हो जाता है, उसकी कमी हो जाती है, किसकी, सलाइवरी एमाइलेज की कमी सलाइवा में हो जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो मुंह के अंदर जो इवेंट होगा उस किस पर प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को तोड़ना। तो स्टार्च टूटना क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, या होगा नहीं या स्लो होगा। तो कौन सा, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर, उस पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो प्रोटीन टूटता है, नो। ये बी आंसर है, क्या इसका, बी। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर पर फर्क पड़ेगा कब, जब सलेवरी एमाइलेज कम रिलीज होगा या कमी हो जाएगी किसमें, सलाइवा में। तो हमारा क्या होगा, स्टार्च का टूटना शुगर में स्लो प्रोसेस या इफेक्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। हमने पढ़ा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज है वो क्या होती है, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज की साइज भी क्या होगी, सेम होगी, इमेज का साइज भी सेम होगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ, देखो ये इमेज और ये ऑब्जेक्ट का प्लेन मिरर से डिस्टेंस और इमेज का प्लेन मिरर से डिस्टेंस दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और हाइट भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इसका मतलब इसकी पावर 0 है और जब पावर 0 होती है तो फोकल लेंथ क्या होता है, इन्फिनिटी। कैसे, P पावर 0, ना तो साइज बड़ा किया है ना साइज छोटा किया है, तो पावर 0 हो गया। और पावर किसके बराबर होता है, 1/f इज इक्वल टू पावर, और पावर की वैल्यू 0 रख दी तो क्या आएगा, 1/f इज इक्वल टू 0। तो हम 0 को नीचे भेज देते हैं, f इज इक्वल टू 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हो गया कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ है वो क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, ये डी कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फिनोमिना ऑफ द लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो क्या है, रेनबो जो है हमारा क्या है, जब हमारे एक व्हाइट लाइट क्या होती है, टूटती है, 7 कलर जो बनते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, 7 कलर, विप ग्योर। कब, आफ्टर द रेन शावर, बरसात के बाद। तो ये बनता है रेनबो। रेनबो किसके कारण बनता है, ये आपने पढ़ा है, ये अगर रेन ड्रॉप विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर एक्ट एज ए प्रिज्म, इसमें
सन रेज पड़ी लाइट, तो क्या होगा, ये क्या होगा ऑटोमेटिकली, ये क्या होगा, टूटेगा। कितने कलर में, 7 कलर में। ये क्या होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद ये 7 कलर निकलेंगे, और ये क्या बनेगा हमारा, विव ग्योर मीन रेनबो। और ये कैसे बना, यहाँ पर क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, और ये क्या हुआ, टूटा, तो टूटने के बाद क्या बन गया, डिस्पर्जन। और ये रुके बेटे, रेनबो तो हमारा थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया डायग्राम। फिर इसके बाद क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, क्या होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां पर क्या होगा, वापस आएगा, ये आ गया, ये टूटा, ये है, एंड दैट विल बी अवे। तो ये वीप की ओर बन गया। तो इट मीन ये हमारे क्या हुआ, यहाँ पर एक तो हमारा रिफ्रैक्शन हुआ, और क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ, 7 लाइट टूटे, डिस्पर्जन। और क्या हुआ, इसका मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और कई बार हम इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारे पास, डी, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये सन रेज ऐसे पड़ी, और जो विग्योर हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, तो इसका मतलब विग्योर या रेनबो जो हमारा अपियर होता है, डायरेक्शन ऑफ द रेनबो इज ऑलवेज अपोजिट टू द सन लाइट या सन रेज के अपोजिट बनेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। विप ग्योर मींस जो रेनबो बनेगा, रेनबो की जो डायरेक्शन होगी दैट विल ऑलवेज अपोजिट टू द सन रेज। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हुआ, मीडियम चेंज हुआ, डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बाइल इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस जो है कौन सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज, डियोडनम, लीवर या गॉल ब्लैडर, लीवर। बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर, गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर करता है। तो इसका मतलब बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय द लीवर। अगला क्वेश्चन है 9th, वेवलेंथ। वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा, corresponding to the violet, violet, येलो एंड रेड। अब इसमें क्या कर रहे हैं, वायलेट की वेवलेंथ लैम्डा वी से रिप्रेजेंट कर दिया, और येलो की लैम्डा वाई से, और रेड की लैम्डा आर से। तो कह रहा है कि वेवलेंथ आपने ये अरेंज कर रखी है, तो कौन सा चाहिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, रेड की। तो इसका मतलब रेड हैज मींस वेवलेंथ ऑफ रेड इज मोर देन द किसकी, येलो से। वेवलेंथ ऑफ येलो, और येलो की वेवलेंथ किससे ज्यादा है, वायलेट से। इसका मतलब सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की। तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, रेड की वेवलेंथ इज मोर देन येलो, और येलो की वेवलेंथ किससे, वायलेट से ज्यादा है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, वायलेट की वेवलेंथ येलो से कम है, येलो की वेवलेंथ रेड से कम है, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। कैसे, देखिए इसमें लिखा है वायलेट लेस देन येलो और लेस देन रेड। इसका मतलब किसकी, रेड की वेवलेंथ येलो से ज्यादा है, और येलो की वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा है। तो इसका मतलब रेड हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एज कंपेयर टू वायलेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें ए आंसर है। क्या हो गया इसमें, ए आंसर। वायलेट की वेवलेंथ येलो से और रेड से दोनों से कम है, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, when dilute hydrochloric acid mean HCl is added to sodium carbonate, solid sodium carbonate means Na2CO3 that will give। तो हमें पता है कि ये क्या है हमारे पास, एसिड। जब एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है, वाटर। तो इसमें बना क्या, NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O प्लस में H2O। तो हमारा ये कंपोनेंट बने। तो इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेजी से रिलीज हुई। इसका मतलब ब्रिस्क रिएक्शन विल टेक प्लेस, ब्रिस्क एफरेंसेस, गैस बड़ी तेजी से रिलीज हुई। तो ब्रिस्क एफरेंसेस, ब्रिस्क काफी क्विक रिएक्शन से क्या हो बेटे, बबल्स बने। तो इसका मतलब कार्बोनेट प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब ऑब्जर्व दैट ब्रिस्क एफरेंसेस टेक प्लेस। हाँ ये आंसर है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ए। क्वेश्चन नंबर 11, विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ब्लड के हमारे कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स
ब्लड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। जो ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट डिजॉल्व फॉर्म में ले जाने वाला कौन सा कंपोनेंट है? आरबीसी? नो, क्योंकि ये हमारा क्या ले जाता है? हमारा ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स क्लॉटिंग में काम आता है। डब्ल्यूबीसी जो प्रोटीन की मात्रा और प्लाज्मा ले जाता है। प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच हेल्प टू कैरी लिक्विड पार्ट। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट ब्लड का है, जो क्या ट्रांसपोर्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट अपने साथ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंड व्हेन अमोनिया NH4 प्लस में रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड? तो क्या बनाएगा इसमें? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड। इट फॉर्म अमोनियम क्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और साथ में ये रिएक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बनाया, इसलिए क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। जिसका NH3 प्लस HCl दैट विल, कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। हमारा ऑप्शन क्या है? सी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, which of the phenomena contribute the significantly to the reddish appear of the sunrise and sunset? जब सनराइज होता है और सनसेट होता है, दोनों टाइम सुबह के वक्त और शाम के वक्त सन हमें कैसा दिखाई देता है? लाल कलर का दिखाई देता है, रेडिश कलर का दिखाई देता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है लाइट का फैलना, स्कैटरिंग होना। क्योंकि छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं एटमॉस्फेयर में हैं, वो क्या करते हैं? ब्लू कलर को या वायलेट कलर को क्या करते हैं? स्कैटर्ड कर देते हैं। कई बार क्वेश्चन होता है कि ब्लू कलर वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो वो दिखाई देना चाहिए वायलेट कलर। लेकिन हमारी लाइट, हमारी जो आई है वो ब्लू कलर को काफी, प्राइमरी कलर ब्लू कलर को क्या करती है? काफी जल्दी सेंस करती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास जो इवेंट आता है सुबह और शाम को, सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। सूरज सुबह लाल दिखना और शाम को लाल दिखना, इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण क्या है? लाइट का स्कैटर्ड होना। क्या है? लाइट का स्कैटर्ड होना। तो आंसर क्या है हमारे पास? डी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्योंकि छोटे छोटे जो एयर में, एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, वो स्मॉल वेवलेंथ लाइट के कलर को क्या करती है? स्कैटर्ड करती है। ब्लू कलर को और वायलेट को फैला देती है। लेकिन रेड कलर क्या होता है? स्कैटर्ड नहीं होता, क्योंकि उसकी वेवलेंथ वायलेट या ब्लू से ज्यादा है, वो स्कैटर्ड नहीं होती। स्कैटर्ड नहीं होने की वजह से जो लाइट है दैट रीच डायरेक्टली टू द ऑब्जर्वर आई, ऑब्जर्वर की आई में डायरेक्ट वो पड़ती है, जिसकी वजह से सुबह और शाम को हमें सन कैसा दिखाई देता है? रेड इन कलर, क्योंकि वो लीस्ट स्कैटर्ड होता है। क्या होता है? स्कैटर्ड नहीं होता। उसको स्कैटर्ड करने के लिए मीडियम साइज के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप क्या होता है? इसका मतलब ऑटोट्रॉप आर दोज ऑर्गेनिज्म, जैसे लाइक ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ किसमें? सनलाइट एंड क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसका मतलब ऑटोट्रॉप आर दोज ऑर्गेनिज्म लाइक ग्रीन प्लांट विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। नहीं, ये फूड प्रिपेयर नॉट एनर्जी, इट इज नॉट ए रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये क्या होता है? ये हमें ऑक्सीजन मिलती है। इट इज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्या आएगा इसमें? 6 और ये आएगा 6H2O। पानी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो ऑटोट्रॉप में जो फूड है और एनर्जी है वो किस में स्टोरेज होती है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हमारा एनिमल में स्टोर होती है। तो प्लांट में मींस ऑटोट्रॉप में किस फॉर्म में होती है? स्टार्च की फॉर्म में। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप इज स्टार्च की फॉर्म में। लेकिन एनिमल में लाइक ह्यूमन बीइंग में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है? ग्लूकोजन की फॉर्म में। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? बी आंसर है, क्योंकि उसने ऑटोट्रॉप पूछा है। क्या पूछा है? ऑटोट्रॉप। इट ही हैज आस्क्ड ऑटो। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? इट इज आंसर इज बी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। अ कनकेव मिरर गिव द वर्चुअल रिफ्रैक्ट एंड enlarge image of the object। वर्चुअल भी
रिफ्रैक्ट भी करता है, बाउंसिंग बैक, और क्या करता है, इमेज ऑफ द स्मॉलर साइज देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कहां बनता है, बिटवीन पी एंड एफ, जो आपने पहले भी किया था अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, H2S बर्न इन एयर, H2S को एयर मीन ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, SO2 बनेगा, और क्या बनेगा, H2O। SO2 और H2O, अब इसे बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, और हाइड्रोजन 2, सल्फर 2, तो कितने हो गए, 2SO2, S 2 हो गए, हाइड्रोजन 4, सल्फर 2, ऑक्सीजन 4 और 2 6, तो ये आएगा हमारे पास 3। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, SO2 और H2O, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये क्या है, वाटर। तो हमारे को मिला सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो आंसर क्या मिला हमारे को, डी मिला। आंसर क्या मिला हमारे को, डी। क्वेश्चन नंबर 17, आपका कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डालकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म द इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। इसमें ये कह रहा है कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कि इमेज क्या होनी चाहिए, बड़ी दिखाई देनी चाहिए। अब इसमें लिखा नहीं है, अब इसमें वैसे क्या है, इसका मतलब कैन फॉर्म, तो इसमें क्या हो जाता है, कनकेव मिरर में एक ही कंडीशन जिसमें रियल और वर्चुअल बनते हैं, इसमें रियल नहीं लिखा। अगर रियल है तो कहां पर होगा, देखो रियल क्या होगा, रियल, ये क्या है मेरे पास, देखते हैं पहले बेटे, ये पोल है, ये क्या है एफ, और ये क्या है सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो क्या है ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अगर ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी कहां कैसे कहां बनती है, देखिए फर्स्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पास थ्रू द फोकस, फोकस से क्या होगी, पास होगी। फिर क्या होगा, या तो फोकस से पास करो, या सेंटर ऑफ कर्वेचर से, या पोल से, तो आपकी मर्जी। तो हम किससे पास करते हैं, अगर फोकस से पास किया तो क्या होगा, फोकस से पास होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसका मतलब इमेज यहां बनी। तो ये हमारी बन गई इमेज। इमेज क्या है, वो पॉइंट जहां पर दो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन और आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद मिलते हैं, यह इमेज बनी। तो ये क्या है, मेरी इमेज हाइट, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट और ये मेरे पास इमेज। तो इसका मतलब इमेज का साइज, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो देखते हैं आंसर कौन सा है, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नो, रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर नहीं है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड, हाँ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसके बीच में रखा, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, बी। अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी क्या बनती है, बड़ी बनती है। अगर बाय चांस इसमें एक ऑप्शन और दिया होता क्या, कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखें तब भी इमेज बड़ी बनती है, तब वो मेंशन कर देता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, देन द क्वेश्चन हैज टू बी मेंशन, उस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए। अभी इसमें मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब आपको कंडीशन एक ही दे रखी है कि ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, तो इमेज का साइज हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द थ्री मीडियम, पी, पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1.73, क्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, आर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.24, ये दे रखा है। अरेंज दीज मीडिया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, बढ़ते हुए क्रम में, मीन कम डेंसिटी से ज्यादा डेंसिटी की ओर। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है, क्यू की, 1.33 वाले की, तो पहले क्यू है, फिर उससे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, पी की है 1.73, फिर सबसे ज्यादा किसकी है, आर की है। तो इसका मतलब जो अरेंजमेंट है किसका, इन मीडिया का, मींस कौन सी मीडिया का, जो थ्री मीडियम है की पी क्यू आर, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.73 है, 1.33 है, 2.44 है, इनको हमने क्या किया, अरेंज किया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑप्टिकल डेंसिटी। इंक्रीजिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े में। तो इसका मतलब सबसे कम ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी है, क्यू की, उससे ज्यादा किसकी, पी की, और सबसे ज्यादा किसकी, आर की। तो क्यू पी आर, आंसर इज क्यू पी आर, आंसर इज ए, क्यू पी आर, ए आंसर है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 19, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की इनर लाइनिंग इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। हमें पता है कि स्टमक में हमारे
कौन कौन से? एक तो गैस्ट्रिक जूस रिलीज कर होता है, गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज करती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है क्या? गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करती है? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती है। और वो साथ में कितने? 3 एंजाइम और रिलीज करता है। कौन सा? पेप्सिन, तीसरा म्यूकस, दूसरा म्यूकस, तीसरा HCl। ये जो म्यूकस है HCl, तो उसने कहा है कि प्रोटेक्ट स्टोमक को प्रोटेक्ट करता है। स्टोमक को कौन प्रोटेक्ट करता है? म्यूकस। म्यूकस इज प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। स्टोमक की इनर लाइनिंग को जो प्रोटेक्शन का काम करता है वो क्या है? म्यूकस। अगर बाय चांस म्यूकस प्रॉपर काम नहीं करेगा या म्यूकस डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी और हमारे क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। इट मे बी कॉज टू अल्सर आल्सो। तो इसका आंसर क्या हमारे पास? सी, म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द सोल्यूट क्या है? द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन ए अदर सॉल्यूशन, अदर सब्सटेंस, एक सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में घुल जाता है, इसका मतलब सोल्यूट इज द सब्सटेंस विच कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, मींस दूसरे सब्सटेंस में जो घुल जाता है। जैसे पानी में हमने चीनी डाली, चीनी घुल गई, तो चीनी क्या कहलाएगी? सोल्यूट कहलाएगी। अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ऑफ रेजिन इज मोर इनसाइड, अगर रेजिन के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? रेजिन इन मोर, मतलब सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब सॉल्वेंट कम है, वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो इसका मतलब वाटर क्या होगा? मूव करेगा फ्रॉम कहां से? आउटसाइड से। कहां पर? सेल के अंदर, क्योंकि अंदर सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी, सोल्यूट की मात्रा ज्यादा होगी। और ये क्या करेगा? वाटर को गेन करेगा। जब वाटर गेन होता है, जब सेल या कोई भी सेल वाटर गेन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोस्मोसिस। तो इसका मतलब उसका जो एंडोस्मोसिस प्रोसेस है, जो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा उस रेजिन के अंदर, उस सेल के अंदर क्या होगी? कम होगी। तो एंडोस्मोसिस रेट विल मोर, ये क्या होगा? एंडोस्मोसिस रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, लूज नहीं करेगा, क्योंकि पानी उसमें कम है तो उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो इट एब्जॉर्ब द, इट टेक द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस मींस, एंडोस्मोसिस मींस टू एब्जॉर्ब द मोर एंड मोर वाटर। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब करने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें? सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला पढ़ा है हमने NaHCO3, जिसे हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। एंड एसिटिक एसिड CH3COOH, ये हमारा क्या है? एसिडिक एसिड, जिसे हम कई बार क्या होते हैं? जो विनेगर टाइप, जिसमें क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है। एसिड रिवॉल्व, दोनों के बीच में अगर हम रिएक्शन करें तो गैस रिवॉल्व होती है। कौन सी गैस होती है? देखते हैं। ये क्या, इसका मतलब ये हमारे पास एसिड है, वीक एसिड, और ये क्या हमारे पास? कार्बोनेट। अभी पढ़ा है आपने कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, कौन सा? ये बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो सॉल्ट कौन सा रिलीज होगा? CH3COONA, सोडियम इथेनॉइड या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, सोडियम क्या होगा? ये एसीटेट होगा, सोडियम एसीटेट, या इसको दूसरा नाम बोलते हैं सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड, इथेनॉइड ये कार्बन एंड कंपाउंड में है, लेकिन आपके सिलेबस में अब है नहीं, लेकिन वैसे नाम याद करना पड़ेगा। सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ये रिलीज होते हैं। ये क्या है? जब कोई भी एसिड कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉल्ट। और सॉल्ट किसका? जिस मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है। तो देखते हैं, इट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। यस, CO2 जो है लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट करता है। इट एक्सटिंग्विश द बर्निंग स्प्लिंटर, यस, वो क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड सही है। इट डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन इट डिजॉल्व घुल जाता है, या इट ऑर्डर प्रेजेंट, दोनों नहीं है। तो कौन सा आंसर हमारे पास? फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा है? सी ऑप्शन है। कौन सा है? सी, ऑप्शन इज सी। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 में। जर्मिनेटिंग सीड्स प्रेजेंट इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू सो, जब भी हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा सीड्स क्या लेते हैं? टू, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना हो तो उसके KH सोल्यूशन लेते हैं। KH का काम क्या है? टू एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज बाय किससे? जर्मिनेटिंग सीड। हम जर्मिनेटिंग सीड क्यों लेते हैं? क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड रिलीज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। तो इसका मतलब
ये क्या है इसका मतलब, और KOH उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि germinating seed present in the experimental to sort up shown below. Take carbon dioxide from the atmosphere? No. Take the oxygen from water? No. Take carbon dioxide into the air. Release carbon dioxide into the air in the flask. Yes. इसमें फ्लास्क के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के बाद ये KOH क्या करता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर हम KOH को इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर डालते हैं और उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर क्या है, जर्मिनेटिंग सीड है, तो KOH क्या काम करेगा, उस जर्मिनेटिंग सीड के से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा। और आप कहोगे जी जर्मिनेटिंग सीड क्यों ली, जर्मिनेटिंग सीड इसलिए ली क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए अ स्टूडेंट फोकस अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यूजिंग द कनकेव मिरर। एक बच्चा क्या करता है, एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फोकस करता है कनकेव मिरर में। तो वो ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। अगर हम देखें तो कनकेव मिरर ये है, अगर इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, ये P और ये P है, ये क्या है, व्हाट इज पोल P, ये क्या है F और ये क्या है C। तो इसका मतलब जब हमने किसी भी कनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, इसका मतलब फोकस ऑल द पैरेलल, कोई रे कहीं से आ रही है, पता नहीं कहां से आ रही है, मीन फ्रॉम इन्फिनिटी मीन्स वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, वो वेरी फार फ्रॉम फोकस या पोल से। और वो क्या होगा, पैरेलल होगा, और किससे पास होगा, फोकस से पास होगा। तो फोकस निकालने के लिए, फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, काफी दूर होना चाहिए, वेरी फार बहुत दूर होना चाहिए, मींस इन्फिनिटी पे होना चाहिए। तो इसने क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ऑल ऑफ दीज, क्लासरूम विंडो ये नजदीक है, ये भी नजदीक है, तो कौन सा है, सन काफी दूर है, जिसका डिस्टेंस हम कहेंगे काफी दूर है, वेरी फार। तो ऑब्जेक्ट हम उसे क्या मानेंगे, लगभग इन्फिनिटी पर। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर होना चाहिए, सन पर होना चाहिए, जिससे हम कनकेव मिरर की फोकल लेंथ को बड़ी आसानी से डिटरमाइन या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल को हम एसिड के साथ, मेटल को हम किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है, सॉल्ट, और क्या बनाता है, रिलीज हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जिंक को किसके साथ, HCl के साथ, तो क्या बनाया, जिंक क्लोराइड, और रिलीज किया क्या, हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज किया। तो उसने क्या पूछा है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग does not release hydrogen gas on reacting the metal। जितने भी मेटल हैं वो एसिड के साथ, लाइक HCl, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, या वीक एसिड, उनके साथ रिलीज कर, हमेशा क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसा कौन सा एसिड है जो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता अगर उसको मेटल के साथ रिएक्ट करा जाए, वो क्या बेटे, HNO3, क्या है, नाइट्रिक एसिड वो एसिड है, जब हम किसी भी मेटल को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इट डज नॉट रिलीज हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट मैग्नीशियम और मैग्नीज। केवल मैग्नीशियम और मैग्नीज इस नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। बट अदर मेटल और बाकी मेटल जो है मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के ये HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करते। तो क्या रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। और क्यों रिलीज करते हैं वाटर, क्योंकि HNO3 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन क्या होता है उसके साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है और क्या बनाता है, वाटर बनाता है। क्या बना देता है, वाटर बनाता है। क्या बनाता है वो, वाटर बनाता है। तो इसका मतलब मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लेकिन अदर मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, दे रिलीज वाटर एंड जो क्यों, क्योंकि HNO3 इज हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इट साइमल्टेनियसली रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म वाटर, और खुद टूट जाता है, खुद स्प्लिट हो जाता है, और खुद टूटकर क्या बनाता है, NO बनाता है, या NO2 बनाता है, या N2O बनाता है, एंड इटसेल्फ डिकम्पोज इन NO, NO2 और N2O। तो कौन सा आंसर है हमारा, HNO3 A। तो हमारा ऑप्शन है A, 24 का ऑप्शन है A। What happened when the solution of acid mix with the solution of base? एसिड को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस, ये हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। जब भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है,
क्या होता है हमारा एक सॉल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसे, इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करते हैं, कम करते हैं। साथ में सॉल्ट रिलीज होने के साथ साथ इनका क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर भी क्या होगा, इट टेम्परेचर विल इंक्रीज व्हेन द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज, यस फर्स्ट। सॉल्यूशन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज, नो। तो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम, नो। तो सॉल्ट फॉर्मेशन, यस। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, डी। तो हमें एक पता लग गया कि अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर के साथ साथ उसका टेम्परेचर भी रिलीज होता है। मींस हम इसे क्या बोल सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, बोल सकते हैं। तो इसके बाद कह रहा है कि नेम द टू नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर इज द सॉल्यूशन और द सब्सटेंस और द कंपाउंड विच indicate या which show the given solution is either acidic or basic, which show the nature of the solution whether it is acid or base। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से हमारे, नेचुरल इंडिकेटर हमारे केवल सी है, लिटमस सॉल्यूशन और टर्मरिक सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन एंड टर्मरिक सॉल्यूशन आर द टू नेचुरल इंडिकेटर। और वैसे अभी तो इसमें ऑप्शन में तो ये रखा है, बाकी और भी हैं। अब इसके बाद कह रहा है मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कौन सा ऐसा मेटल है जो अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मेटल अर्थ के सरफेस पर वो क्या है, एल्यूमिनियम है। वो क्या है, एल्यूमिनियम। तो कौन सा आंसर है हमारा, पी। कौन सा आंसर है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। P4, P4 मीन फॉस्फोरस किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो क्या बनाता है, ये हमारा बनाता है एक्स, एक कंपाउंड एक्स बनाता है। और वो क्या है, PH3 फॉस्फीन। ये क्या हमारा, फॉस्फीन। क्या हमारा, फॉस्फीन। ये बनाता है फॉस्फीन। और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये क्या होता है, फॉस्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फाइड बनाता है NaH2PO PO2। तो हमारे पास जो एक्स है वो क्या हमारे पास, फॉस्फीन, PH3। तो आंसर क्या हमारे पास, ए। इट फॉर्म फॉस्फीन। 429। An attempt to demonstrate the electrical conductivity. Electrical conductivity means allowed to pass electric current through the electrolyte. Electrolyte is the salt solution which allowed to pass current due to the presence of free charge. The following apparatus was set up. Which among the following statement is or are correct? कौन सा इन चार में से कौन सा ठीक और कौन सा गलत है। Bulb first, bulb will not glow because the electrolytic is not acidic। एसिडिक अगर नहीं है तो इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि बेस में भी बल्ब ग्लो हो जाता है। बेस भी क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। मींस अलाउड टू पास इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अगर एसिड नहीं है तो इसका मतलब बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब तो बेस में भी जलेगा। देखते हैं आगे। बल्ब विल ग्लो बिकॉज, देखिए सेकंड, बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्नेस। इसका मतलब बल्ब ग्लो होगा क्योंकि NaOH क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा क्या होते हैं, दे रिलीज लार्ज नंबर ऑफ आयंस। और वो आयंस रिलीज होने के कारण बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। क्यों ग्लो होगा, क्योंकि आयंस क्या है, फ्री हो जाएंगे एंड दे विल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। एंड और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ये जो बल्ब है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द सर्किट इज इनकम्प्लीट। सर्किट पूरा है तो इसका मतलब ये तो गलत है। बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की इसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। नो, इट मीन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई भी सॉल्ट सोल्यूशन है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारा ऑप्शन क्या है, केवल ओनली टू। ओनली टू मीन सी, ओनली टू। तो आंसर क्या है हमारे पास, सी। क्वेश्चन नंबर 30। सम क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 जिसका कलर क्या है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट जिसका कलर क्या है, व्हाइट है। किसका है, क्या कलर है, व्हाइट। और फिर इसके बाद क्या है, डिजोल्व इन वाटर। इसको किस में मिला दिया, पानी में मिला दिया। जब इसको पानी में मिलाया तो क्या बनाया, CuSO4.5H2O। तो इसने बना दिया हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। इसका मतलब जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट विच कलर इज व्हाइट, जब उसमें हमने पानी मिला दिया तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और ये क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हम कई बार क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। ब्लू विट्रियोल क्यों, क्योंकि उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो उसके बाद क्या है कि द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्टेन क्रिस्टल
कॉपर सल्फेट में हमने पानी मिला दिया तो उसका कलर चेंज हो गया, तो उसका कलर कैसे हो गया, ब्लू हो गया। तो आंसर इज सी, तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 31। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मीन NaHCO3 प्लस में बेकिंग पाउडर मीन्स दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड इज ए माइल्ड एसिड, माइल्ड एसिड तो बन जाता हमारा क्या, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इज द कॉम्बिनेशन और द मिक्सिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड विच इज अ माइल्ड एसिड। तो इसका मतलब बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक इंस्टेंट ऑफ यूजिंग बेकिंग सोडा। बिल्कुल सही, हम बेकिंग सोडा के बदले बेकिंग पाउडर यूज करते हैं केक बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने की वजह से उसमें क्या होता है, सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने की वजह से उसका जो कड़वापन है वो भी खत्म हो जाता है। तो इसीलिए हम केक या ब्रेड बनाने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर। तो assertion इज राइट। रीजन, बेकिंग पाउडर कंटेन टार्ट्रिक एसिड विद which react with sodium carbonate and remove the bitterness। ठीक है, रीजन भी सही है, assertion भी सही है और रीजन जो है उसका ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए। both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A। move to next question। 32 केमिकली रस्ट, केमिकली रस्ट मीन आयरन, हमारा आयरन जो है अगर उसको हम एयर में रखें तो क्या होगा, ये रस्टिंग विल टेक प्लेस। और ये वाटर की प्रेजेंस डिपेंड करती है किसके ऊपर, ह्यूमिडिटी के ऊपर। एटमॉस्फेयर में कितना पानी है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब केमिकली रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, ये है नहीं। हाइड्रेटेड मीन XH2O, एक्स मीन्स कितने प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमोस्फेयर, कितना ह्यूमिडिटी है, तो ये एक्स वेरी होता रहता है। तो इसका मतलब जो रस्ट का जो फॉर्मूला वो क्या है, केमिकली रस्ट का फॉर्मूला हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, आंसर इज बी। एंड नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 33। इन ह्यूमन देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड, यस, और ह्यूमन में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। क्यों मिक्स नहीं होने का कारण, क्योंकि जो एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है उनको क्या चाहिए, उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट एनर्जी की चाहिए और उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। इसीलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होता, किसमें, ह्यूमन बीइंग में और इन एनिमल में। अगर मिक्स हो गया तो इसका एनर्जी कम मिलेगी और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन में प्रॉब्लम आएगी। तो इट इज राइट। Valve are reason. What is reason? Valve are present in the heart which allow the movement of blood in only one direction. Yes. तो इसका मतलब वॉल्व हार्ट में प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं कि ये एश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो केवल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो वापस नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी सही है, लेकिन जो वॉल्व है, ये जो रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हम किस पर जाएंगे, ऑप्शन बी पर जाएंगे। ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33। इंसिडेंट रे, ए रे इंसिडेंट अलोंग द नॉर्मल टू द मिरर रिट्रेस द सेम पाथ। अगर किसी मिरर पर, जैसे मान लो नॉर्मल कोई रे, मैंने प्लेन मिरर ले लिया, अगर ये है तो अगर ये नॉर्मल है, कोई रे नॉर्मली फिल कर रही है, तो इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इट रिट्रेस द सेम पाथ, तो इसका मतलब उसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। सही है, इट इज राइट। Second, in reflection, the angle of incident is equal to angle of reflection always। इसका मतलब हमने laws of reflection पढ़ा है कि I is equal to R, तो इसका मतलब ये भी सही है। क्यों, जब ये I is equal to R है तभी उसने क्या करा, उसी रास्ते पर वापस आ गया। कैसे, जब कोई रे ऊपर से नीचे आई, नॉर्मली फॉल हुई तो I 0 हो गया, क्योंकि नॉर्मल और ये अगर नॉर्मल है और ये क्या है, यहाँ पर रे इसके नॉर्मली आ रही है, तो इसका मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 0। और इसने क्या कहा है, जब I इज इक्वल टू आर होता है, I इज इक्वल टू आर, इसका मतलब दोनों एंगल सेम है। अगर I 0 है तो R भी क्या होगा, 0 होगा। तो R 0 होने की वजह से क्या है, वो रिट्रेस द सेम पाथ, उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, जो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हम किस पर जाएंगे, ए पर जाएंगे। कहां पर जाएंगे, ऑप्शन ए में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35।
35 देखिए, देयर एग्जिस्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द डेविएशन एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन। इसका मतलब टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, दो एंगल ऑफ इंसिडेंट है जिनका क्या है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन, डेविएशन दोनों का क्या है, सेम है, बाय अ प्रिज्म व्हेन केप्ट इन एयर। ठीक है, इसका मतलब डेविएशन दोनों का सेम है एक्सेप्ट मिनिमम डेविएशन छोड़ के, तो दो एंगल इंसिडेंट किए प्रिज्म पर। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, अगर वो क्या कह रहा है, ये है ये आई, तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन सबका क्या है, अलग अलग है, तो ये आई हो गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसको सही है, इफ द प्रिज्म केप्ट इन द एयर, द रे ऑफ द इंसिडेंट on the first surface emerge out of the second surface, if the now another ray incident on the second surface of the prism along the previous emergent, then the ray emerge out the first surface along with the previous incident ray। अगर इसी से ही क्या करा जाए, वापस किया जाए, तो इसका मतलब ये आएगा when it is भी, इसका मतलब जो हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू आर के बराबर, अगर I 0 है तो R भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। इट विल द रिट्रेस द सेम पाथ, तो इसका मतलब रीजन असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, assertion is correct, reason is correct, and reason is the correct explanation of A। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, retrace the same path, इसी को हम बोलते हैं the particle is called the principal reversibility of light। रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इसी को हम बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A। तो हम किस पर जाएंगे, A पर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, which one of the following required to identify the gas evolve in the hydrochloric acid react with zinc। चलिए बेटे बताओ, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ZnCl2 प्लस में H2। तो जरा बताओ कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहला, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को, लिटमस सॉल्यूशन का तो हाइड्रोजन गैस से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। लाइम वाटर नो, ये कार्बन डाइऑक्साइड। बचा क्या, बर्निंग स्प्लिंटर, मींस क्या होगा, इसका मतलब जो है बड़ी तेजी से क्या होगी, इसकी स्प्लिंटर तेजी से जलेगी, आवाज आती है जैसे, तो इससे हम पता लगा सकते हैं किससे, डी से। बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1। व्हाट इज द सिग्निफाइंग द +1 मींस, अब वो सॉरी 1 मींस, तो m अगर 1 है तो प्लस का मतलब तो क्या, वर्चुअल, तो m मींस मैग्निफिकेशन, वो क्या होता है, v अपॉन में u, मिरर में माइनस v अपॉन में u इज इक्वल टू 1, या h2 अपॉन में h1 इज इक्वल टू, वो भी क्या होता है m, और वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। अगर m 1 है तो इसका मतलब h2 मींस हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी क्या होगा, इक्वल टू H2 अपॉन में H1 भी क्या होगा, 1 के इक्वल। क्यों, क्योंकि m का फॉर्मूला क्या है, H2 अपॉन में H1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई H2 इज इक्वल टू H1 मींस हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू द हाइट ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज की हाइट दोनों क्या होंगी, सेम। कब, जब मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा, मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1। इफ द मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है v इक्वल टू u, H2 इज इक्वल टू H1, image distance is equal to the object distance and image height is the same as the object height। अगर आगे प्लस है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, अगर -1 है तो इमेज इज रियल, बस इतना फर्क है। तो देखते हैं क्या आंसर है, दैट द इमेज ऑफ द सेम साइज एज दैट द ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं, इमेज, हाँ ये बेटे, इमेज ऑफ साइज ऑफ द इमेज इज दैट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही किसका होगा, इमेज का साइज होगा। क्वेश्चन नंबर 38, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाना बनाने का तरीका जिसमें क्या कहते हैं, क्या है ऑटोट्रोपिक का, क्या क्या चीजें उनकी, क्या चाहिए उनको ऑटोट्रोपिक। अभी रिएक्शन करा था हमने, CO2 प्लस में H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाता क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो प्लस में वाटर। तो सनलाइट चाहिए, यस, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यस। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, यस। वाटर चाहिए, यस। क्लोरोफिल चाहिए, चारों चीजें चाहिए, तो ऑल ऑफ अबव। तो क्या आंसर है हमारे पास 38 का, बी। मूव करेंगे 39 में, द एक्सटेंट टू विच रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग वन मीडियम एंड एंटर्ड इन द सेकेंड मीडियम बैंड। अगर लाइट एक मीडियम से, मीडियम ए से किस में जा रही है, मीडियम बी में, ए मीडियम से किस में जा रही है, बी मीडियम में जा रही है, तो वो क्या होती है, बैंड होती है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टुवर्ड द बैंड हुई।
इट इज बेंड, थोड़ा सा इसको बेंड करते हुए दिखा देते हैं, इट इज बेंड। तो अगर इंसिडेंट रे किसी एक मीडियम से पास हो रही है दूसरे मीडियम में तो क्या होगा, इट विल बेंड आइदर अवे फ्रॉम, और ये आई और ये आर, तो किसकी वजह से, ड्यू टू इट्स स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट की वजह से। इसका मतलब लाइट जो है वो बेंड हो रही है किसकी वजह से, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट पर इफेक्ट कौन डालता है, उसकी वेवलेंथ। तो इसका मतलब अगर स्पीड कम है तो वो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, और स्पीड ज्यादा हो जाती है तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट मीन ए, 39 का ए। अब आप करते हैं 40 में। टूथपेस्ट आर जनरली, टूथपेस्ट जो हम दांत मंजन यूज करते हैं, और वो किसके लिए यूज करते हैं, ताकि हमारे मुंह में एसिड की कंसंट्रेशन ना बढ़े, एसिड की कंसंट्रेशन सेम रहे, कम रहे। तो टूथपेस्ट हम क्यों यूज करते हैं, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एसिड इन आवर माउथ, क्योंकि हमारे मुंह का जो पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है, एसिड फॉर्मेशन होता है, डिग्रेडेशन ऑफ किसका बेटे, फूड का होने लगता है। जो हम खाना खाते हैं, मीठा खाना खाते हैं, वो दांतों में फंस जाता है तो उसका डिग्रेडेशन होता है, बैक्टीरिया फॉर्म में होते हैं, फॉर्मेशन होती है, और जिससे क्या होता है, एसिड की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। उस एसिड की कंसेंट्रेशन को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टूथपेस्ट। और टूथपेस्ट क्या है, इसका मतलब बेसिक इन नेचर, बेस होने की वजह से वो एसिड के इफेक्ट को कम करता है। तो इसका मतलब टूथपेस्ट इज बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट बेटे, एट ए पॉइंट ऑफ एमरजेंट रे, अगर मान लो एमरजेंट रे, जैसे ये ग्लास स्लैब है, आपने पढ़ा है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, ये इमरजेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये आई, ये आर, और ये ई। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट द पॉइंट ऑफ इमरजेंट रे, ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इमरजेंट रे, द एंगल ऑफ इमरजेंट इज मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, एज ऑफ द स्लैब, डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इमरजेंट। ये हमारी इमरजेंट रे निकली। अब इसका इमरजेंट रे एंगल मेजर करना है, तो इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होगा, इसका डी ऑप्शन होगा। क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, जो रिफ्लेक्शन लॉज है वो चाहे कनकेव मिरर हो, चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे प्लेन मिरर में हो, तीनों में ही एप्लीकेबल होगा। और वो आपने बनाया है, इमेज फॉर्मेशन आपने कनकेव में भी बनाई है, इमेज फॉर्मेशन आपने कन्वेक्स मिरर में बनाई है, और इमेज फॉर्मेशन आपने प्लेन मिरर में भी बनाई है। तो इसका मतलब इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द मिरर ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेप। ऐसा नहीं कि केवल कनकेव मिरर में बनेगा, कन्वेक्स मिरर में बनेगा, या प्लेन मिरर में बनेगा। हमारा ऑप्शन क्या है इसका, डी। 43, विच मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो किसमें, आरबीसी, रेड ब्लड सेल में, जो रेड ब्लड सेल जो है जिसका कलर रेड है, वो रेड किसकी वजह से, एच बी, हीमोग्लोबिन की वजह से। और इस हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन का मतलब है हमारे अंदर खून की मात्रा बताना। तो अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो रेड ब्लड सेल ऑटोमेटिकली हमारे शरीर के अंदर ज्यादा है। और वो हमारा हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है, हमारा हीमोग्लोबिन किससे बढ़ता है, व्हेन वी टेक मोर एंड मोर आयरन। तो आयरन जो है हमारा वो मेटल है जो हीमोग्लोबिन की में प्रेजेंस को बताता है। इसलिए हमें आयरन जो है मींस एप्पल, सेब एक रोज खाना चाहिए, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन या आरबीसी बनता रहे। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज इन ओपेनथेल्मोस्कोप, मींस जो किसके लिए होता है बेटे, गले में और गला और ये जो कान है, ये जो, हाँ, किसको, इसके मतलब बीमारियों को या इसकी जो टेस्ट करने के काम आता है। तो कौन सा मिरर यूज करते हैं, प्लेन मिरर, कन्वेक्स, रिफ्लेक्टिंग मिरर, या कनकेव, कनकेव मिरर। क्यों, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने छोटी चीज को बड़ा दिखना है और सीधा दिखना चाहिए, इरेक्ट, वर्चुअल और एनलार्ज होना चाहिए। और वो इरेक्ट, एनलार्ज और किस में दिखेगा, केवल कनकेव मिरर में। क्यों, क्योंकि जो थ्रोट का जो पार्ट है या ईयर का जो पार्ट है, हम किसके बीच में रखेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे। तो कनकेव मिरर यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, if the water is absorbed by soaked resin is 50%, then the weight of the resin before soaking in water। हमने क्या लिया, W1 मींस रेजिन का वेट
एंड द वेट ऑफ रेजिन ऑब्जर्व सोकिंग इन वाटर। W2 क्या है? वेट ऑफ रेजिन। कौन सा? जब उसने पानी को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन हमने जब रेजिन को पानी में डाला तो उसने कितना परसेंट पानी एब्जॉर्ब किया? 50% पानी एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब W2 जो है वो W1 से ज्यादा है। जब हमने पता है कि जो सेल पानी एब्जॉर्ब करता है तो वो क्या होता है? स्वेल हो जाता है। स्वेल होने वाले स्वेल होगा तो स्वेल कौन सी सॉल्यूशन की है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब रेजिन किस में रखा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। सेल में कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है? कम है एज कंपेयर टू इट्स सराउंडिंग। तो उस सेल ने क्या करा? पानी एब्जॉर्ब किया और क्या हो गया? स्वेलअप हो गया। तो दैट सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर उसने पानी 50% एब्जॉर्ब किया तो इनमें से कौन सा आंसर है? अब देखते हैं इसमें। अगर मान लो पहले उसका वजन कितना था? 50 ग्राम और 100 ग्राम। कितना था? 100 ग्राम। 50% उसने पानी एब्जॉर्ब के लिए 100 है, तो 100 का 50% कितना हो गया? 50। कैसे? 50% ऑफ किसका? 100 का। तो क्या आएगा? 50 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो कितना हो गया? 50 ग्राम हो गया। तो इसका मतलब 50 ग्राम उसने, उसका वजन क्या हो गया? बढ़ गया। पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 50 बढ़ गया, तो कितना हो गया? 150। तो ये हो गया 150 ग्राम W2। क्यों? क्योंकि उसने 50% उसने क्या कर दिया? पानी एब्जॉर्ब कर दिया। तो दोनों को सिंपल रेशियो में रख दो। ये हमारे पास क्या है? 0 से 0 मीन्स 100 अपॉन में 1, ये रेशियो ले लिया। दोनों का क्या ले लिया हमने? रेशियो। देखते हैं आसान तरीके से। देखिए 0 से 0 कट गया, 5 2 10, 5 3 15, तो 2:10 3 आ गया। तो इसका मतलब अगर मान लो पहले उसका मास कितना था रेजिन का? बिफोर पुट इन द सॉल्यूशन इज 2 ग्राम, और जब उसने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो कितने ग्राम हो गया? 3 ग्राम हो गया। अब देखते हैं, अगर मान लो W1 30 है तो W2 50 होगा। देखते हैं। तो इसका मतलब 2:3 है। 2:3, 2 अपॉन में 3, 2 अपॉन में 3 इंटू में क्या आएगा? 2 अपॉन में 3 होना चाहिए। अगर ये कितना है? 30 है, तो ये कितना होना चाहिए? 3। 2:3 होना चाहिए। देखिए ये 30 है तो 30 का 1.5 गुना कर देंगे, मीन्स कितना होगा? 30 इंटू में 3 अपॉन में 2, तो कितना आ रहा है? 15। 45 होना चाहिए। रॉन्ग। इसका ये रॉन्ग है। इसके बाद 50 और 100, ये तो वैसे ही कम है। 5 और 15, ये 5 गुना हो गया। और ये क्या है? 20 और 30, ये 2 है तो 30 है। और 2 में क्या कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई। इधर भी क्या कर दिया? 10 से मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया? 20:30। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? 20:30। तो डी आ गया। फिर भी एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई है तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए। अगर मान लो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया? 2 और 20। अगर W1 मेरे पास क्या है? 2 ग्राम है, तो W2 कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। चेक करते हैं, देखिए। अगर W1 कितना है? 30। 30 लाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? इसको 15 से। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा? 30। 15 को इससे करेंगे तो 45। तो 45 होना चाहिए, लेकिन क्या है? ये 50। तो इसका मतलब ये नहीं है। अब ये क्या है? कितना? 50 है। अगर ये 50 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 50 आ जाए? तो 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, तो 50 आ जाएगा। और 25 से इसको करेंगे, 25 3 75, तो ये 75 आ गया। और है कितना? ये 100। तो ये भी नहीं है। अब ये कितना? W1 5, W1 5, ये हमारा कितना है? 5 है। 5 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से। 2.5 से मीन 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। 2.5 को 3 से करेंगे तो 7.5 आएगा। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी ऑप्शन है। कौन सा है? डी। मैंने आपको बता दिया। 20 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई? 10 से। तो अगर इसको 10 से किया तो उसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 और 30। तो आंसर हमारे पास क्या है? 45 का डी। 45 के बाद मूव करेंगे 46 क्वेश्चन पे। 46, व्हेन ए प्लेन मिरर इज रोटेट अबाउट एन एंगल थीटा, ये हमारा एंगल क्या है? थीटा। अगर एक प्लेन मिरर को हम थीटा के एंगल पर रोटेट करते हैं तो व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल पर रोटेट होगा? तो इसका आपको एक पुरानी वीडियोस में कंप्लीट एक केवल एक ही स्लाइड बना रखी है कि अगर हम किसी प्लेन मिरर को थीटा के एक एंगल थीटा पर रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितने, रिफ्लेक्टेड रे जो है कितने एंगल पर रोटेट हो जाते हैं? वो क्या होती है? डबल हो जाती है। क्या होती है? डबल। तो कौन सा आंसर होगा हमारे पास? थीटा 2t। ये 2, ये थीटा बाई 2 है। क्या ये? थीटा बाई 2। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? ए होगा। 2 थीटा। ये क्या है? 2 थीटा। और ये क्या है? थीटा अपॉन में 2, ये 3 थीटा और ये थीटा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? 2 थीटा। तो 2 थीटा रिफ्लेक्टेड रे जो है वो 2 थीटा पर क्या हो जाएगी? रोटेट होगी। अगर मान लो बाई चांस क्या आता है? ये 3x आ जाता है तो इसका डबल 6x हो जाएगा। मतलब अगर
हमारा प्लेन मिरर रोटेट किसी भी एंगल पर होता है तो रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट होगी वो कितना उसके होगी, वो उसका डबल पर हो जाएगी। किस पर हो जाएगी? डबल पर। 47 ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इज यूज फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव, कम्युनिकेशन एंड मेडिकल, तीनों के लिए होता है, मेडिकल के लिए भी, बायोकेमिकल के लिए भी और कम्युनिकेशन के लिए। तो क्या आएगा हमारे पास आंसर? ए। तो ऑप्शन इज ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, correct the decreasing order of metal of their reactivity in series। decreasing order mean, decreasing mean highest reactivity से lowest reactivity में। हमने पढ़ा है कि कैसे याद करना है। कटरीना मीन्स के, कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने कार मांगी, आयरन तक करेंगे। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जैन, फरारी। चलो पहले ये देखते हैं। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है? पोटाशियम, फिर उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कौन सा है? कैल्शियम। इसका मतलब कैल्शियम, हाँ कैल्शियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनके हिसाब से, इसके देखा तो कैल्शियम। चलिए कैल्शियम, या तो मेरे पास ऑप्शन ए है या मेरे पास सी है। डिक्रीजिंग मीन हाईएस्ट से, डिक्रीजिंग का मतलब क्या है? हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ। तो पहले कैल्शियम, फिर क्या आएगा? कैल्शियम के बाद क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दे रखा है ये रहा, तो क्या ऑप्शन है? सी। ए या सी? ए या सी। और उसके बाद क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम दे रखा है? नहीं है। जिंक, जिंक दे रखा है? नहीं है। आयरन दे रखा है? यस। अब इसमें क्या है? आयरन, यहाँ निकिल है और यहाँ आयरन है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? सी होगा। तो ये हमारे पास आयरन हो गया, Fe, और उसके बाद निकिल, निकिल तो कम रिएक्टिव, तो इसका मतलब ये हमारे पास ऑप्शन आ गया डी, तो सॉरी सी। ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 49, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स रिएक्शन इज द रिएक्शन, ये हमारा क्या है? एक तरह से सेक्शन सी है, इन विच द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। जब दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, जस्ट इमीडिएटली वन आफ्टर द अदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसमें ये कह रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन both oxidation as well as reduction reaction take place। oxidation reaction involve the loss of electron and reduction reaction gain of electron। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? मेटल। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन करता है? मेटल। तो मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज होते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसमें होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। किसमें? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन कौन करता है इलेक्ट्रॉन को? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन कई कई वेरी। The redox reaction may involve the combination of atom and molecule। atom और molecule को भी combine करते हैं तभी redox reaction होता है। Displacement of the metal and or non metal। अब ये देखिए CuSO4, CuSO4, CuSO4 प्लस में Zn, that gives ZnSO4, और प्लस में Cu, ये है इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मतलब कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है उसके कंपाउंड से, तो इस कॉपर को हटाने का काम किसने किया? जिंक ने। जिंक ने कॉपर को उसके कंपाउंड से हटा दिया, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसमें लिखते हैं इन द अबव इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज गेट रिड्यूस। ये बोला कि कौन सा रिड्यूस है, कौन सा रिड्यूस हुआ है? रिड्यूस मींस इसका मतलब किसने ऑक्सीजन लूज किया है? देखो कॉपर सल्फेट से जिंक, जिंक से क्या बना? जिंक सल्फेट, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? ये ऑक्सीडाइज हो गया। और कॉपर सल्फेट से क्या बना? कॉपर, इसका मतलब ऑक्सीजन हट गया, तो ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। तो विच गेट रिड्यूस? कॉपर सल्फेट। कौन सा आंसर? बी। बी कॉपर सल्फेट इज गेट रिड्यूस। नेक्स्ट मूव करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अभी आपने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जिनके पास ऑक्सीजन होती है, जिनके पास क्या होते हैं? ऑक्सीजन होती है, विच एबल टू गिव ऑक्सीजन। या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन होते हैं? कौन होते हैं? और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन। इसका मतलब वो क्या होता है? हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन है हमारा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर, और जो लूज करते हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो गेन। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द अबव रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन क्या था? Zn प्लस में CuSO4, दैट गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu।
तो इसका मतलब Zn से क्या बना हमारा ZnSO4। तो ये क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडाइज हुआ, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये क्या हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। देखिए दोबारा देखिए, Zn प्लस में CuSO4 दैट गिव्स ZnSO4 प्लस में Cu। तो ये Zn से बन गया ZnSO4, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये क्या हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया। और साथ में क्या हो गया, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और CuSO4 से क्या बन गया Cu, इससे ऑक्सीजन हट गया, तो जो इसका मतलब कौन सा रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या हो गया रिड्यूस हो गया, क्या हो गया रिड्यूस हो गया। जो रिड्यूस होता है वो किसका काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, किसका काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसमें देख लीजिए कौन सा आंसर है। फर्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला, रिड्यूसिंग एजेंट बाद में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है कॉपर सल्फेट, कॉपर ये रहा कॉपर, या तो सी या डी, कॉपर जिंक, कॉपर 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 एंड जिंक, तो इसको लिखना चाहिए कॉपर सल्फेट। वैसे क्या है रिएक्टेंट साइड ये कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हमारा क्या है कॉपर सल्फेट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड जिंक इज द रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और इसलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाया। तो हमारा ऑप्शन क्या है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 52, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ये तो आपने लिख ही दिया होगा, Zn प्लस में CuSO4 दैट गिव्स Cu प्लस में ZnSO4। तो इसमें क्या है जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, तो कौन सा रिएक्शन कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 53 टू 56, Ayush experienced muscular cramp during the training session for his upcoming cricket match। जब क्रिकेट मैच की तैयारी कर रहा था और ट्रेनिंग सेशन कर रहा था तो उसके मस्कुलर में क्या आ गए क्रैम्प आ गए। और आपने पढ़ा है कि मस्कुलर के अंदर क्रैम्प आने का मतलब है लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होना। और ये किसमें होता है मसल सेल में होता है। हिज कोच एडवाइस हिम ऑन अ शेड्यूल ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज टू ओवरकम द दिस प्रॉब्लम। एरोबिक एक्सरसाइज करनी है, एरोबिक एक्सरसाइज मींस टू गेट मोर एंड मोर ऑक्सीजन, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना जिसकी वजह से क्रैम्प मस्कल में मसल्स में क्रैम्प आना, उस क्रैम्प या लैक ऑफ ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम हमारी खत्म हो सके। आयुष फॉलो कोच एडवाइस एंड डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी मस्कुलर क्रैम्प ड्यूरिंग द गेम। गेम के दौरान उसको फिर कोई भी मस्कुलर क्रैम्प नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसने एडवाइस जो उनके कोच ने दी थी कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करिए। जो एरोबिक एक्सरसाइज करने के बाद उसके क्रैम्प मस्कुलर में क्रैम्प नहीं आए। क्यों नहीं आया क्रैम्प, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन होती, वो ऑक्सीजन की जो कमी थी वो पूरी हो गई। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स इज ऑफन लेड टू क्रैम्प ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। किसकी वजह से, क्योंकि जो पायरुवेट है आपने पढ़ा बेटे ग्लूकोज, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, किसमें पायरुवेट में, और वो कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। फिर पायरुवेट से क्या बनता है लैक्टिक एसिड, क्या बनता है लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड कहाँ बनते हैं मसल सेल में। तो इसका मतलब पायरुवेट कन्वर्ट होता है किसमें लैक्टिक एसिड में। या हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टिक एसिड कॉज्ड क्रैम्प फॉर इन द मसल्स। तो इसमें क्या होगा कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इन द इथेनॉल नो, दूसरा कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज नो, नॉन कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट इनटू लैक्टिक एसिड। कौन सा ऑप्शन है डी, तो ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 54, विच सब्सटेंस आर प्रोड्यूस एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है पहले क्या नाम है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होगा ब्रेक होगा, क्या बनेगा पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट कहाँ बनता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। अब इसने लिखा है ईस्ट में, ईस्ट मीन इन एब्सेंस ऑफ एयर, तो पायरुवेट कन्वर्ट किसमें होगा, कन्वर्ट होता है किसमें हमारा ईस्ट में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये भी कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में। ईस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है विच टेक प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो ईस्ट में होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, ऑक्सीजन उसमें एब्सेंस रहता है। तो इसका मतलब
क्या बन गया, लैक्टिक एसिड बनता है, नो। इसका मतलब या तो मेरे पास थर्ड है या मेरे पास फोर्थ है। लैक्टिक एसिड तो बनता नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट और सर तो सेकंड तो होगा ही नहीं, या तो थर्ड या फोर्थ, तो क्या है, नो। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है किसमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ईस्ट ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और लैक्टिक एसिड नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन है, सी, ओनली सी मींस डी। यहाँ पर क्या है, इसके हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से डी है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, थर्ड नंबर, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Two graph are shown oxygen take up and lactic acid concentration in the blood of a man during and after the short period of physical exercise। जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर से ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में क्रैम्प बन जाते हैं। तो वाई देयर इज ए इंक्रीज इन द लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इन द ब्लड एंड द बिगिनिंग ऑफ द एक्सरसाइज। हमारे शरीर के अंदर जो लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन ब्लड में है उसके बढ़ने का कारण क्या है, उसका मेन बढ़ने का कारण है ऑक्सीजन की कमी का होना। ऑक्सीजन की कमी का होना, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, ऑप्शन इज ए, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो मसल सेल्स में हमारे क्या हेल्प बन जाते हैं, वो क्रैम्प बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रैम्प। तो आंसर इज ए, लैक ऑफ ऑक्सीजन कॉज द फॉर्मेशन ऑफ क्रैम्प इन द मसल सेल। डायग्राम सो दैट द एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट एरोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट। ये तो अभी आप देखा आपने, ईस्ट में कौन सा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, सॉरी एनारोबिक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ पैराफिन वैक्स इन द टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब ए में, इसमें क्या वो, अच्छा इसमें जो फिगर टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, पैराफिन वैक्स लगा दिया। क्या लगाया, क्यों लगाया पैराफिन वैक्स, क्योंकि एयर उसके अंदर ना जाए, एयर डज नॉट एंटर इन द टेस्ट ट्यूब, जिससे क्या होगा, वो रेस्पिरेशन होगा किसकी एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जो रेस्पिरेशन होगा वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके अंदर पैराफिन वैक्स इसलिए लगाया टू स्टॉप या डज नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर इन द टेस्ट ट्यूब। तो टू स्टॉप द टेम्परेचर, नो। टू स्टॉप द एयर फ्रॉम गेटिंग, टू स्टॉप द एयर मींस ऑक्सीजन उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ना जाए, इसीलिए पैराफिन वैक्स लगाया गया है। एंड द लास्ट पैराग्राफ जो केस स्टडी का है वो क्या है हमारे पास, नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड, गैस और लिक्विड भी होते हैं। ज्यादातर सॉलिड और गैस की फॉर्म में, लिक्विड तो एक ही नॉन मेटल है, कौन सा, ब्रोमीन। और मेटल ये नॉन मेटल, एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो किसमें, लिक्विड फॉर्म में, वो क्या हमारा, ब्रोमीन। और नॉन मेटल कौन सा है, मरकरी, जो किसमें, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म, कार्बन के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, जैसे ग्रेफाइट और डायमंड और फ्लोरेंसिस और चारकोल और कोक, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। तो एलोट्रोप क्या है, जब कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर देन टू फॉर्म, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। तो एलोट्रोप क्या है, एलोट्रोप when an element exists in two or more than two form whose physical property are different but chemical property are same। जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन वो दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और एल्कली मेटल क्या है, वेरी सॉफ्ट, दे कैन कट विद द नाइफ। एल्कली लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, ओनली सोडियम एंड पोटेशियम। वैसे मेटल जनरली क्या है, हार्ड है, लेकिन सोडियम एंड पोटेशियम या एल्कली विच आर वेरी सॉफ्ट, दे कैन कट इवन विद द नाइफ, जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। दे हैव लेस डेंसिटी, उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इसीलिए कई मेटल ऐसे हैं जब हमको पाम पर रखते हैं, अपनी हथेली में रखते हैं, तो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो अभी क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। तो कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड है, वो अभी आपने बताया क्या, ब्रोमीन। बाकी सारे क्या है, हमारे गैसेस स्टेट में है। नेक्स्ट, एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एक एलिमेंट है एक्स, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ, जो क्या बना रहा है, डिपेंड करेगा इसकी बैलेंसी के ऊपर। क्या बना रहा है, एक्स ओ बना रहा है। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, एक्स ओ बना गया, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, काफी ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट
दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है। तो नेम द एलिमेंट। अगर हम देखते हैं कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइन, और ये पानी में क्या होगा, जल्दी घुल जाएगा। जैसे CaO को अगर हमने पानी में डिसॉल्व किया तो क्या बना दिया, CaOH होल ट्वाइस, तो क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, पानी में घुल गया। तो इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है एंड इट इजिली डिसॉल्व इन वाटर। तो एलिमेंट कौन सा हमारे पास, कैल्शियम। कौन सा है, कैल्शियम। 58 का ए। 59, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट आर दोज सब्सटेंस और दोज कंपाउंड और दोज एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। अंडरगो द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, when a more reactive metal displaces the less reactive metal from its compound, high reactive metal low reactive metal को उसके कंपाउंड से हटा देता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन सा रिएक्टेंट है जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो देखिए MgSO4 प्लस में Fe, तो क्या रिएक्शन होगा, मुझे तो लग रहा नहीं होगा। कैसे, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कटरीना ने कार मांगी, अल्टो जैन फरारी, चेक करते हैं। इसका मतलब ये रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे। तो इसका मतलब पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, और सबसे कम यहाँ पर क्या है, आयरन। अब देखते हैं MgS4, इसका मतलब क्या आयरन मैग्नीशियम को हटा देगा, देखते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है, आयरन, और ये क्या है, मैग्नीशियम। तो इसका मतलब मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि मैग्नीशियम आयरन से पहले आ रहा है, तो नो रिएक्शन। दूसरा क्या कर रहा है, ZnSO4 प्लस में Fe। अब वही आयरन किसके साथ, ZnSO4 के, Zn ये रहा, तो इसका मतलब Zn ऊपर आ रहा है और आयरन नीचे आ रहा है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आयरन जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब क्या कर रहे हैं, MgSO4 प्लस में Pb, तो इसका मतलब Mg का है ये रहा, और Pb अभी आया नहीं, तो इसका मतलब Pb नीचे होगा। तो इसका मतलब Mg जो है वो Pb से पहले आ रहा है, इसका मतलब Mg जो है वो Pb से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो Mg इज मोर रिएक्टिव देन Pb, मींस नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, A भी नहीं है, B नहीं है, C नहीं, तो बचा क्या, D। तो डी ऑप्शन है, क्या है, डी। अब चेक करते हैं डी। CuSO4 प्लस में आयरन, दैट गिव्स, अब देखो आयरन ये रहा, इसका मतलब कॉपर नीचे ही होगा सबसे लास्ट में, तो इसका मतलब आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसका मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, FeSO4 प्लस में Cu। और आपने पढ़ा भी है कि अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जो ब्लू इन कलर है उसमें हमने आयरन डाल दिया, आयरन ने डाल दी, तो उस कलर, उस कॉपर सल्फेट का जो कलर है वो क्या होगा, फेड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा आंसर है इसका, डी। और इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर, वो हमारे पास ये है 60वां क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलोट्रोप। एलोट्रोप अभी आपको बताया है कि व्हेन किसी भी एलिमेंट का, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टू और मोर देन टू फॉर्म, मोर देन टू फॉर्म, व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन और टू और मोर देन टू फॉर्म, कोई एलिमेंट दो या दो से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, हुज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उसे हम क्या बोलेंगे, एलोट्रोप बोलेंगे। तो एलोट्रोप ऑफ एन एलिमेंट विच कैन एग्जिस्ट इन टू और मोर देन टू फॉर्म हुज फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम। तो कौन सा है एलोट्रोप ऑफ कार्बन के, क्या है, एक तो डायमंड, और क्या है, ग्रेफाइट, और क्या है, चारकोल, और क्या है, फ्लोरेंसिस, और क्या है, कोक। तो डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी, बहुत बहुत, ए एंड बी दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रोप हैं। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सैंपल पेपर, जो आपके सामने एक्सप्रेस या लिखा सॉल्व किया गया है। और प्लीज प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और लेकिन आपको एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि एनकरेजमेंट हमें मिलती रहे और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा जो आपकी वीडियो रिलीज हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम के लिए
बना सके। और आपको सारे के सारे सैंपल पेपर आपको सीबीएसई के द्वारा रिलीज किए गए वो सारे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे एंड बी वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक